हेलो ऑल, वेलकम टू BHH एजुकेशन। जैसा कि बहुत सारे बच्चे कमेंट्स कर रहे थे कि सारे यूनिट्स ख़त्म नहीं हुए हैं और उन्हें और भी यूनिट्स चाहिए पढ़ने को। और मैंने ये भी देखा कि आपके एग्ज़ाम काफ़ी वेरी कर रहे हैं। कुछ बच्चों के एग्ज़ाम 16 से लेकर के जो लास्ट कमेंट आया था वो 22 तक आपके एग्ज़ाम्स हैं। तो considering all those comments और योर डिमांड, मैंने सोचा कि यूनिट 5 पे भी वीडियो बना दूँ, सिंस दिस यूनिट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। और एटलीस्ट अभी भी जितना भी आपने पढ़ा है ना, उतने से भी आप मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन हिट कर लोगे। ऑलरेडी मैंने सारे PYQs जो भी प्रीवियस ईयर थे CUET के, उस पैटर्न में मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। तो ऑलमोस्ट क्वेश्चन के साथ भी मैंने बहुत सारा कंटेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है, जो की कॉन्सेप्ट है वो मैंने कोशिश करी है कि मैं सारे क्वेश्चंस को लेकर के बता दूं। तो वीडियो सेक्शन में वो आपको सब मिल जाएगा। बट स्टिल अगर आपको आपके माइंड में कहीं ये चीज़ है कि नहीं, मैंने तो ये यूनिट पढ़ाई नहीं है, ठीक है, तो फॉर योर दैट सेटिस्फैक्शन, मीनवाइल इस ड्यूरेशन के बीच में मैं एक ही यूनिट पढ़ा पाऊंगी और दैट इज़ यूनिट 5 ओनली। यूनिट 5 के वीडियो सीरीज आई विल ट्राई टू अपलोड 22 के पहले पहले, एटलीस्ट लास्ट डे ऑफ एग्ज़ाम के भी पहले, अगर जिन भी बच्चों को बेनिफिट मिल जाए तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू कंप्लीट दिस यूनिट। यूनिट 7 का मैंने नोट्स दे दिया है आपको। यूनिट 6 के भी मैं नोट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। सो ओवरऑल आप ये मत समझना कि आपका कोर्स कंप्लीट नहीं है या आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, क्योंकि मेजर क्या है ना, PYQs जो भी हैं आपके, उसमें आपको की कॉन्सेप्ट तो पता चल गया उस वीडियो सीरीज में। तो आपको एक एक वीडियो, स्पेशली क्वेश्चंस के वीडियो तो बहुत अच्छे से देखने हैं। मीनवाइल आप सारे, मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने सारा यूनिट लेक्चर जो भी पढ़ाया गया है आपने वो कवर किया होगा। दैट इज़ वेरी सफिशिएंट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। अगर आप सारे कॉन्सेप्ट याद रखते हो, एग्ज़ाम में सही क्वेश्चंस करके आते हो, निगेटिव हिट नहीं करते हो, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ गुड मार्क्स और अ गुड कॉलेज, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 5। और हाँ, एक और चीज़, since we are new to YouTube, तो we need your support. Please support us by वॉच तो आप कर ही रहे हो, ठीक है, तो इट मीन्स कि द कंटेंट इज वैल्यूबल एंड हेल्पफुल फॉर यू। सो ऑल्सो ट्राई टू लाइक आवर वीडियोस, ठीक है। आप वीडियो देख के चले जाते हो पर लाइक नहीं करते, सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब थिंग्स आर मस्ट फॉर अस टू ग्रो, ओके। और आप चाहते हो कि आगे भी आपके कोर्स में या फिर दूसरे अदर्स एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प मिले EVS पॉइंट ऑफ व्यू से, तो डेफिनेटली वी नीड योर सपोर्ट, ओके। प्लीज़ सपोर्ट अस बाय लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो विद योर वंडरफुल कमेंट्स। आपको जो भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, ऑल आर वेलकम, ठीक है। आई एम वेलकमिंग दैम ऑल टुगेदर। सो या, चलिए शुरू करते हैं। तो आपका यूनिट 5 जो है दैट इज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। सस्टेनेबल का मतलब आप सबको पता है कि क्या होता है। सस्टेनेबल का मतलब ये है कि करंट जनरेशन की जो भी रिसोर्सेज डिमांड है उसको इस तरह से फुलफिल किया जाए ताकि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी रिसोर्सेज बचे हों और नेचर प्रोटेक्टेड हो। तो प्रोटेक्शन के साथ नेचर को या इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ ही हम अपने रिसोर्सेज की पूर्ति करें, ठीक है। सो दैट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड सस्टेनेबल और सस्टेनेबिलिटी। तो एग्रीकल्चर में भी क्या होता है, एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे रिसोर्सेज यूज़ होते हैं, ठीक है। रिसोर्सेज लाइक आप लैंड का यूज़ कर रहे हो, सॉइल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, वाटर लगता है, फर्टिलाइज़र, ठीक है, लेबर, सो मेनी थिंग्स, बहुत सारे रिसोर्सेज लगते हैं। तो उस रिसोर्स को जो एग्रीकल्चर के लिए यूज़ किया जा रहा है वो भी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए,
ओवर एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो वी हैव टू यूज ऑल दोज रिसोर्सेज इन अ सस्टेनेबल वे सो दैट हम ओवर हार्वेस्ट ना करें हमारे नेचुरल इकोसिस्टम को या फिर नेचर में पाए जाने वाले रिसोर्सेस को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसे पहले आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर इन इंडिया। सिंस इंडिया में खेती बाड़ी का, कृषि का क्या मतलब ट्रेडिशन रहा है, किस तरह से इंडिया में ट्रेडिशनली एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा था, तो उस पर बेसिकली आई एम गोइंग टू कवर की पॉइंट्स, ठीक है, की कॉन्सेप्ट, और बहुत ही समराइज्ड वे में हम ये पढ़ने वाले हैं। तो आपको जो चीज़ें याद रखनी है वो इसमें से की पॉइंट्स ही याद रखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें इरिगेशन सिस्टम का। इरिगेशन सिस्टम मतलब सिंचाई, ठीक है, सिंचाई करने के लिए जो भी अलग अलग सिस्टम बनाए गए थे ट्रेडिशनल इंडिया में, पुराने भारत में, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इन इनअंडेशन कैनाल्स, ठीक है। तो ये सीजनल रिवर फ्लड्स यूज होते थे, मतलब कि सीजनल रिवर होती है जो कि सीजन में फ्लो करती है, तो ऐसे कैनाल्स का यूज़ किया जाता था वाटर रिक्वायरमेंट्स को सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता था बेसिकली। वेल एंड टैंक्स का यूज़ किया जाता था। तो जो साउथ इंडिया है, मतलब पेनिसुलर इंडिया है, वहाँ पे सिंस रिवर्स की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती थी, ठीक है, और ऐसे सीजनल रिवर्स भी बहुत कम पाए जाते हैं, सो वहाँ पे कुएं और टैंक्स का यूज़ किया जाता था इरिगेशन पर्पस के लिए। बैम्बो ड्रिप इरिगेशन का कॉन्सेप्ट मेघालय में है, नॉर्थ ईस्ट में था। जाबो सिस्टम जो था वो आपका नागालैंड हिल्स पे किया जाता था, ठीक है। सो ये अलग अलग टाइप के इरिगेशन सिस्टम हैं जो ट्रेडिशनल इंडिया में यूज़ किए जाते थे। अब अगर हम क्रॉप वैरायटीज़ की बात करें कि पहले कैसे क्रॉप वैरायटीज़ ग्रो किए जाते थे, तो माइलेट्स, पल्सेस, राइस, वीट, ऑयल सीड, ये मेजर टाइप के क्रॉप्स थे, मेजर टाइप के जो फसल थे वो यही ग्रो किए जाते थे। नेटिव, नेटिव का मतलब होता है लोकल, लोकल, ठीक है। जैसे कि आपने अगर आप देखोगे हमारे कंट्री का लैंडस्केप देखोगे तो अलग अलग रीजन है, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स है, प्लेन्स में भी बात करें तो गैंगेटिक प्लेन्स है, ठीक है, और डिजर्ट एरिया है, सेमी एरिड एरिया है जहाँ पे डिजर्ट पूरी तरह नहीं है, सेमी एरिड है, कहीं कहीं सॉयल भी ब्लैक टाइप का है, कहीं प्लेट्यू रीजन है, ठीक है, प्लेट्यू रीजन है। तो देर आर डिफरेंट लैंडस्केप फॉर्म्स, तो हर जगह के लैंडस्केप के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे फसल उगाई जा सकती है, उस पर्टिकुलर क्रॉप की वैरायटी ही उगाई जा सकती है जिसके लिए वो प्लेस सुटेबल होगा। जैसे आपका आसाम है, ठीक है, तो आसाम इज क्वाइट फेमस फॉर टी प्लांटेशन। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टी प्लांटेशन के लिए परफेक्ट वेदर कंडीशन है, परफेक्ट लैंडस्केप है, ठीक है, परफेक्ट मॉइस्चर है, रेन उसके अकॉर्डिंग है। तो प्लेस के हिसाब से, लैंडस्केप से अकॉर्डिंग ही हमेशा क्रॉप सेलेक्शन किया जाता है। तो ऐसे प्लांट्स को या ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं नेटिव, ठीक है, लोकल, मतलब उस एरिया में लोकली वो ग्रो करते हैं। ये आपके ट्रीज भी लोकल होते हैं, माउंटेन्स में जैसे देवदार वगैरह के ट्रीज हैं वो आपको प्लेन्स में नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो वहाँ के लोकल नेटिव ट्रीज हैं। तो सिमिलरली क्रॉप्स की बात करें तो नेटिव जो होते हैं वो लोकल होते हैं, ठीक है, और ये क्लाइमेट रेजिलिएंट होते हैं, वैराइटीज अडेप्टेड टू लोकल इकोसिस्टम। तो लोकल इकोसिस्टम में जो भी आपका क्लाइमेटिक कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, ठीक है, उसके लिए ये अडेप्टेड होते हैं, तो वहाँ पे फ्लोरिश करते हैं, उस नेटिव एरिया में ही वो ग्रो करेंगे। ये सारे आपके क्रॉप्स थे, क्रॉप के वैरायटी थे जो कि ट्रेडिशनल इंडिया में ग्रो किए जाते थे, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए। दूसरा है सॉइल फर्टिलिटी टेक्निक्स, क्या क्या यूज़ की जाती थी तब के समय में। तो बेसिकली ग्रीन मैन्योर यूज़ होता था, ठीक है, जैसे जो भी सड़े गले पत्ते हैं या फिर ऑर्गेनिक वेस्ट है, तो उसको एज अ ग्रीन मैन्योर यूज़ किया जाता था। क्रॉप रोटेशन करते थे,
क्रॉप रोटेशन मतलब कि आपका एक फील्ड है, ठीक है, तो एक सीजन आपने एक क्रॉप लगाया, फिर अगले सीजन उस क्रॉप को रिपीट ना करके स्किप करके आप दूसरा क्रॉप लगाओगे, जिसकी वजह से इस एरिया में उस लैंड में न्यूट्रिएंट चेन और सप्लाई बढ़ता जाता है बिकॉज ऑफ द शिफ्टिंग ऑफ क्रॉप, क्योंकि एक पर्टिकुलर तरह का जो क्रॉप है वो एक पर्टिकुलर एलिमेंट सॉइल से कंज्यूम करता है, ठीक है। तो अगर आप सेम ही लगाओगे, सेम टाइप का प्लांट क्रॉप हर साल लगाओगे, तो कॉन्स्टेंटली वो न्यूट्रिएंट क्या है सॉइल से बहुत तेजी से रिलीज होता जाएगा और वो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंट हो जाएगा सॉइल, ठीक है। तो उस न्यूट्रिएंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम दूसरा क्रॉप लगाते हैं, तो दिस इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। मतलब क्रॉप्स का रोटेशन करते रहना, चेंज करते रहना पर्टिकुलर फील्ड में, अपने खेतों में क्रॉप का चेंज कर करके आप उसको सीजन वाइज लगाते हो। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब सिंपली मोनोकल्चर ना करना। मोनोकल्चर मतलब होता है एक तरह का पौधा आप लगा रहे हो, एक तरह का कल्चर कर रहे हो। तो मिक्स्ड 2-3 तरह के आप क्रॉप वैरायटीज यूज कर रहे हो, तो ये भी क्या करता है, ये भी सॉइल फर्टिलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करता है। एनिमल मैन्योर टू मेंटेन सॉइल हेल्थ, जैसे कि काऊ डंग वगैरह का यूज करना सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट वगैरह में झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन का कॉन्सेप्ट था, यानी कि एक पर्टिकुलर मतलब फॉरेस्ट में जाते हैं, ठीक है, फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट को थोड़ा कट करके कुछ लैंड एरिया वहाँ यूज़ करते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। देन आफ्टर जब उन्हें लगता है कि ये सॉयल अब फर्टाइल नहीं है, तो वो क्या करते हैं, दूसरे लैंड पे मूव कर जाते हैं, लैंड चेंज करते हैं। तो दिस टाइप ऑफ कल्टीवेशन क्या था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन था, जिसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और ये बेसिकली जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो किया करती थी। नॉर्थ ईस्ट में क्वाइट फेमस, इट वाज वेरी फेमस इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, ठीक है। तो ये कुछ ट्रिक्स थे और टेक्निक्स थे जिस तरह से ट्रेडिशनल इंडिया में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस हुआ करता था। अब कोलोनाइजेशन हो गया, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ कोलोनाइजेशन एग्रीकल्चर पे किस तरह हुआ, तो इंट्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स। कोलोनाइजेशन मतलब बेसिकली ब्रिटिश आ गया इंडिया, उनका कॉलोनियल स्टेट बन गया, तो अब एग्रीकल्चर भी चेंज होने लगा अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न डिमांड। वेस्टर्न डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा एग्रीकल्चर भी शिफ्ट हुआ। तो कुछ कैश क्रॉप्स पिक्चर में आते हैं, ठीक है। कैश क्रॉप्स लाइक की कॉटन, इंडिगो, टी। कॉटन, इंडिगो एंड टी। कॉटन वगैरह इंडस्ट्रीज में काफ़ी यूज़ होता था, स्पेशली आपके गारमेंट इंडस्ट्रीज में, ठीक है। इंडिगो कलरिंग के लिए यूज़ होता था और टी की डिमांड ओवरऑल वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह के कैश क्रॉप्स आए, ब्रिटिशर्स ने काफ़ी प्रमोट किया कि आप ऐसे फसल उगाओ और इनके अच्छे पैसे भी मिलते थे, ठीक है, रेदर देन ट्रेडिशनल क्रॉपिंग। तो अब ये सब ज़्यादा उगने लग गया, खेती इनकी ज़्यादा होने लग गई, तो जो फूड की जो डिमांड थी हमारी वो पूरी नहीं होती थी, तो फूड इनसिक्योरिटीज़ बढ़ गई, ठीक है। सिंस आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले इन सारी चीज़ों की, वीट, राइस, ऑयल सीड, पल्सेस, ठीक है, माइलेट्स, इन सब की खेती की जाती थी। अब इनको बंद करके अगर आप कॉटन उगाओगे तो कॉटन तो नहीं खा सकते ना, तो फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज हो गई। इसके साथ साथ अब ये कैश क्रॉप्स थे, इनका बहुत अच्छा पैसा मिलता था, तो जमींदारी सिस्टम भी बढ़ने लगा। जमींदारी सिस्टम यानी कि लैंड, जो अमीर लोग होते थे वो लैंड ऑक्यूपाई करना चालू कर दिया, उन्होंने बड़े बड़े ज़मीन के टुकड़े रखने चालू कर दिया, और फिर जो लोकल लोग थे उनको एज अ लेबरर यूज़ किया, ठीक है, और बहुत ही एक्सप्लॉइट करके खेती कराना स्टार्ट कर दिया। तो एक्सप्लोरेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम डिस्टर्बटेड ट्रेडिशनल फार्मिंग, क्योंकि ये क्रॉप्स जो थे सिंपली कॉफ़ी और कैफीन भी बहुत ज़्यादा ग्रो करने लग गया, कॉफ़ी का डिमांड और कैफीन वगैरह का डिमांड, तो इसलिए ज़मींदारी सिस्टम ने काफ़ी एक्सप्लॉइट किया और ऐसे कैश क्रॉप्स लगाने के लिए काफ़ी प्रमोट किया गया, लोगों को फोर्स किया गया, ठीक है।
और इन्होंने नेगलेक्ट किया इरिगेशन और रूरल डेवलपमेंट को। ठीक है, मतलब बस एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, अपने मतलब के लिए खेती करा रहे हैं, ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कोई भी रूरल डेवलपमेंट पे फोकस नहीं था। ये था इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। अब हम बात करें, कॉलोनाइजेशन ख़त्म हो गया, मतलब ब्रिटिशर्स चले गए। अब इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया, इंडिपेंडेंट इंडिया। ठीक है, तो इंडियन एग्रीकल्चर एट इंडिपेंडेंस। अब इंडिपेंडेंट इंडिया हो गया तो उसके बाद से अलग ही पिक्चर बन गया। ठीक है, अब नए नए चैलेंजेस थे। क्या चुनौतियां थी कि इतना ज़्यादा कैश क्रॉप उग चुका था, उसने पूरा लैंड को डिग्रेड कर दिया, क्वालिटी डाउन कर दिया, न्यूट्रिएंट सॉइल की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी ख़त्म हो गई। ठीक है, और लोग प्रोड्यूस भी नहीं करते थे उतना ज़्यादा, खेत जमींदारी सिस्टम वॉज देयर। सो फूड स्कार्सिटी बहुत हो गई। ठीक है, बहुत ज़्यादा फूड का डिमांड जो था वो बढ़ गया और फूड कम हो गया, एंड फ्रीक्वेंट फेमाइन। तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, बहुत भूखमरी चालू हो गई, बहुत जल्दी जल्दी। ठीक है, हैवी डिपेंडेंस ऑन फूड इम्पोर्ट, बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा फूड इम्पोर्ट्स कहीं अब हमारे देश में उग नहीं रहा है, या फिर हमारी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को, हमारी जो पॉपुलेशन थी उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग एग्रीकल्चर सफिशिएंट नहीं था। ठीक है, जब सफिशिएंट नहीं था तो हमें क्या, किस पे रिले करना पड़ा, इम्पोर्ट्स पे। इम्पोर्ट होने लगा यूएस वगैरह से, ये सब वैरायटीज यूएस से इम्पोर्ट होने लगी। बट गवर्नमेंट एक लिमिटेड अमाउंट इम्पोर्ट कर सकती है। ठीक है, और उस हिसाब से टैक्सेशन भी होता है। तो अगेन जो आम जनता है, जो गरीब लोग थे, पुअर पीपल ऑफ इंडिया, उन तक फूड रिसोर्स पहुंचना इम्पॉसिबल सा हो गया था। ठीक है, जब इम्पॉसिबल हो गया तो क्या हो गया, फ्रीक्वेंट फमाइंस देखने को मिले, भूखमरी बहुत तेजी से बढ़ने लग गई। ठीक है, लो प्रोडक्टिविटी ड्यू टू आउटडेटेड टेक्निक्स। अब जो हमारे पास टेक्निक थे वो एंशंट वाले थे, और वो टेक्निक हमारा जो करंट पॉपुलेशन था उस पॉपुलेशन को फुलफिल करने के लिए सफिशिएंट नहीं था। यानी कि जितना इनपुट लग रहा है, जितना आप इनपुट दे रहे हो एग्रीकल्चर में, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्स एज वेल एज मनी, ठीक है, वेल्थ, दोनों के रिस्पेक्ट में आप जितना इनपुट दे रहे हो उस हिसाब से आपको फसल नहीं मिल रही है, आउटपुट नहीं मिल रहा है। तो ये चैलेंज बढ़ गया था। अब क्या था, नीड फॉर रिफॉर्म्स, कुछ नए चेंजेस लाने की आवश्यकता पड़ी। लैंड रिफॉर्म टू अबोलिश लैंडोरिडिज्म एंड डिस्ट्रीब्यूट लैंड टू द टाइलर्स। तो लैंड रिफॉर्म आया जिससे जमींदारी सिस्टम जो था, ठीक है, लैंड ऑर्डिज्म का जो सिस्टम था उसको ख़त्म किया गया, और लैंड को एग्रीकल्चरल सेक्टर के फॉर्म में उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया। इंक्रीज प्रोडक्शन टू इंश्योर फूड सिक्योरिटी, सो दैट प्रोडक्शन बढ़े, फूड सिक्योरिटी आए। ठीक है, जो फूड की इनसिक्योरिटी है उस पर काम किया जाए। सो अब पिक्चर में आता है आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन। जब 1947 के बाद इंडिया आज़ाद हुआ, हमारा पॉपुलेशन बढ़ा, पॉपुलेशन के हिसाब से फूड अवेलेबल नहीं था बिकॉज ऑफ सो मैनी रीजंस, जमींदारी सिस्टम एंड इनएफिशिएंट टेक्निक्स एंड लॉट्स ऑफ ट्रेडिशनल इरिलेवेंट प्रैक्टिसेस। तो इन सारी चीज़ों की वजह से हमारी जो करंट पॉपुलेशन की फूड डिमांड थी वो मेंटेन नहीं हो पा रही थी। सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस पिक्चर में आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो 1960s से 70 के बीच में बहुत तेज़ी से हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन लाने वाले थे MS स्वामीनाथन। ठीक है, नाम सुना होगा आपने, MS स्वामीनाथन जी। तो इन्होंने देखो, ग्रीन रिवॉल्यूशन को बेसिकली क्या किया गया था, अलग अलग तरीकों से इम्प्लीमेंट किया गया था। ग्रीन रिवॉल्यूशन में कोई एक चीज़ नहीं थी, ग्रीन रिवॉल्यूशन में मल्टीपल चीज़ें थी, अलग अलग टेक्निक्स यूज़ किए गए, नए क्रॉप के वैरायटीज़ यूज़ किए गए। ठीक है,
गवर्नमेंट भी कुछ सब्सिडीज़ लेकर के आई, तो अलग अलग चीज़ें करी गई। हम लोग जस्ट शॉर्ट में देख लेते हैं कि इंट्रोडक्शन किया गया HV वाइज का, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटीज़ वीट और राइस का। जो वीट और राइस की हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी उनको इंपोर्ट कराया गया, प्लस साथ ही साथ इंडिया में भी R&D का काम शुरू हो गया था, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम शुरू किया गया था। तो इंडियन वैरायटीज़ भी कुछ कुछ बनाई गई थी, जैसे BT कॉटन, ब्रिंजल की वैरायटीज़, ठीक है, जेनेटिकली इंजीनियरिंग से, सो दैट ये वैरायटीज़ जो थी वो हाई यील्डिंग वैरायटीज़ थी, मतलब कि इनका यील्ड जो होगा, उत्पाद जो होगा वो ज़्यादा होगा। यानी कि आपका वही कॉन्सेप्ट है कि आपने जितना इनपुट दिया, ठीक है, जितना इनपुट दिया उसके पहले के कंपैरिजन में आपको आउटपुट ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र, अब ग्रीन रिवॉल्यूशन में केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स और लार्ज इरिगेशंस टेक्निक्स का भी यूज़ किया गया, ठीक है। केमिकल फर्टिलाइज़र अपने सॉइल के न्यूट्रिएंट क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए। पेस्टिसाइड आपके जो पेस्ट हैं यानी कि कीड़े मकोड़े जो लग जाते हैं फसलों में, उनको मारने के लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ होने लगा। और अब खेती का दर बढ़ाना है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हमें यील्ड करना है, तो हमें उसके लिए प्रॉपर इरिगेशंस भी चाहिए होंगे। तो डैम्स वगैरह बनाने चालू हो गए हैं, डैम से फिर नहर निकालने लग गए, कैनाल निकालने लग गए। तो एग्जाम्पल है आपका भाकर नागल डैम, ये काफ़ी फेमस डैम था जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व था। कैनाल सिस्टम के थ्रू खेतों में पानी पहुंचाया जाता था डैम से कलेक्ट करके, ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्शन बढ़ा एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, स्पेशली नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया की भी बात करें हम तो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में, ठीक है। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन का अचीवमेंट क्या था कि फ्रॉम फूड डिफिशिएंट टू फूड सरप्लस नेशन। पहले हमारे पास हमारी पॉपुलेशन को फीड करने के लिए खाना नहीं था, बट एज अ इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या हुआ कि अब हमारे पास फूड सप्लाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई, कि हम एक्सपोर्ट करने लगे, ठीक है, हम एक्सपोर्ट करने लग गए बाहर, दूसरे देशों में भी फूड को एक्सपोर्ट करने लग गए। तो फूड सरप्लस नेशन बन गया यहाँ से इंडिया, ठीक है। बूस्टेड इंडियन सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स, अब हमें इंपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं थी, वी वर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ फूड ग्रेन, ठीक है। अब जो पांचवा टॉपिक है आपका इसके अंदर वो है क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्या क्या अप्रेजल मिला, बेनिफिट मिला, ठीक है। तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी, और इम्पैक्ट भी क्या, मतलब क्या इम्पैक्ट मिला, किस एक्सपेक्ट में आप उसको देख सकते हो। तो एग्रो बायोडाइवर्सिटी की बात करें, डिक्लाइन इन नेटिव क्रॉप्स वैरायटीज ड्यू टू मोनोकल्चर। सो इतनी ज़्यादा फूड डिमांड थी कि वीट, राइस, ठीक है, इस तरह के क्रॉप को हमें ज़्यादा उगाना पड़ रहा था, क्योंकि ये ऐसे क्रॉप थे जिनसे हमारी भूखमरी दूर हो सकती है। तो ओवर द टाइम बहुत सालों तक मोनोकल्चर चलता रहा। जैसा कि ऊपर हमने देखा कि क्रॉप रोटेशन सिस्टम यूज़ किया जाता था पहले ट्रेडिशनल कल्चर में, सो दैट जो आपका सॉयल है उसकी न्यूट्रिएंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मेंटेन रहे, ठीक है। लेकिन अब एक तरह के प्लांट उगाने लग गए थे ग्रीन रिवॉल्यूशन में, तो एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो नेटिव क्रॉप है उनकी वेराइटीज़ में डिक्लाइन आया बिकॉज ऑफ मोनोकल्चर, क्योंकि नेटिव क्रॉप को तो उगा ही नहीं रहा, ठीक है। सॉयल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा। सॉयल हेल्थ पे इम्पैक्ट कैसे पड़ा, एक तो एक ही तरह का क्रॉप लगा रहे हैं, मोनोकल्चर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ कि फर्टिलाइजर्स का इतना ओवर यूज़ हो रहा है, केमिकल फर्टिलाइजर डालते जा रहा है, और इरिगेशन भी बहुत हो रहा है, सिंचाई भी बहुत हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, सॉयल की क्वालिटी काफ़ी बैड हो जाती है, ठीक है। कहीं कहीं तो सॉयल इरोजन भी देखने को मिलता है। तो सॉयल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा। पेस्टिसाइड का इफेक्ट धीरे धीरे समझ आने लगा कि इट इज़ डेंजरस टू ह्यूमन हेल्थ हैजार्ड्स होते हैं। पेस्ट की रेजिस्टेंस वैरायटी डेवलप होने लगी ओवर द टाइम।
कि पहले तो ईजिली पेस्ट मर जाते थे पेस्टिसाइड से, अब उनके अंदर उनके बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप हो गई टुवर्ड्स दैट पेस्टिसाइड, तो अब उनके अंदर रेजिस्टेंस पैदा हो गया। इट मीन्स कि आपको नेक्स्ट जनरेशन ऑफ पेस्टिसाइड यूज करना पड़ेगा, और इन सब के रिजल्ट में पॉल्यूशन भी बढ़ता गया बिकॉज ऑफ हाई यूज ऑफ पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फॉस्फोरस वहां से लीच आउट होकर के वाटर बॉडीज में जाने लगा, और एज अ रिजल्ट यूट्रोफिकेशन देखने मिला। यूट्रोफिकेशन यानी कि एजनिंग ऑफ वाटर बॉडी। ठीक है, एजनिंग ऑफ वाटर बॉडी। नेक्स्ट है एनर्जी यूज, डिक्रीज डिपेंडेंस ऑन पेट्रोलियम बेस्ड इनपुट्स, सॉरी इंक्रीज्ड डिपेंडेंस ऑन पेट्रोलियम बेस्ड इनपुट। अब पानी आपको ज़्यादा चाहिए तो पानी के लिए लोग ट्यूबवेल वगैरह भी यूज़ करने लगे। ठीक है, तो उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होएगी, तो लोगों ने जनरेटर वगैरह यूज़ करना चालू कर दिया, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, तो एनर्जी यूजेस बढ़ जाता है। फिर क्रॉप कटिंग हो रहा है, ट्रैक्टर वैक्टर का यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रैक्टर यूज़ कर रहा है तो फ्यूल चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें भी इन्वॉल्व हो गई इन टर्म्स ऑफ एनर्जी यूज। इक्विटी की बात करें तो बेनिफिट कंसंट्रेटेड इन रिच फार्मर्स, पुअर एंड स्मॉल होल्डर्स लेफ्ट बिहाइंड। तो इसका जो सबसे ज़्यादा फायदा उन्हीं के पास हुआ जो ऐसे अमीर किसान हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी। ठीक है, जो छोटे मोटे किसान थे उनको कुछ खास प्रॉफिट नहीं हुआ इस चीज़ से भी। तो ये था ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ लूप होल्स। अब ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद जो कॉन्सेप्ट आया वो आया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। तो सस्टेनेबिलिटी की बात क्यों होने लगी, क्योंकि हमने कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन के। ठीक है, हमने केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके देख लिया कि इससे सिर्फ और सिर्फ हमारा लैंड क्वालिटी ख़राब होने वाला है। शॉर्ट टर्म के लिए तो इट इज़ वेरी गुड कि प्रोडक्शन बहुत शार्पली बढ़ गया। ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये हमारे लैंड, वाटर, एयर सबको पॉल्यूट कर रहा है। ठीक है, सबको पॉल्यूट कर रहा है। तो वहां से कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। वाई सस्टेनेबल एग्रीकल्चर? क्योंकि टू इंश्योर लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, ताकि लंबे समय तक हमारा सॉइल फर्टाइल रहे, इकोसिस्टम में बैलेंस रहे, एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटी, और लोगों को रोजगार की, यानी कि फार्मर्स को, किसानों को रोजगार की भी सिक्योरिटी मिले। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 साल तो बहुत अच्छा फसल उगाया, फिर उनका सॉइल, उनका खेत खराब हो गया, उसकी क्वालिटी खराब हो गई, अब उनके पास कुछ कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, उनका कोई लाइवलीहुड नहीं है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम सॉइल की लॉन्ग टर्म फर्टिलिटी मेंटेन करें, इकोसिस्टम को बैलेंस्ड रखें, किसी भी तरह का डायरेक्ट इनडायरेक्ट पॉल्यूशन ना हो, और फार्मर्स के लाइवलीहुड की भी सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, की कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का तो क्या है? लो एक्सटर्नल इनपुट फार्मिंग, मतलब जो इनपुट हम दे रहे हैं, जो सोर्स हम दे रहे हैं वो बहुत कम हो। रिलायंस ऑन ऑर्गेनिक मैन्योर पे, फर्टिलाइजर पे आपको रिलाई करना है रेदर देन केमिकल वन। और कीटनाशक वगैरह के लिए भी आपको क्या यूज करना है? बायो पेस्टिसाइड्स यूज करने हैं, कंपोस्टिंग यूज करना है। ठीक है, केमिकल पेस्टिसाइड नहीं यूज करना है, केमिकल नहीं यूज करना है, ना तो फर्टिलाइजर ना तो पेस्टिसाइड। क्रॉप की डाइवर्सिटी मेंटेन करनी है ताकि रेजिलिएंट बना रहे क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है, जैसे कि मान लो कभी अचानक से बारिश पड़ जाती है, अगर गेहूं लगा हुआ है तो पूरा का पूरा गेहूं का फसल गिर जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि मोनोकल्चर जो होता है आपका, एक तरह का जो क्रॉप आप लगा रहे हो, मोनोकल्चर, तो मोनोकल्चर में रेजिलिएंट की प्रॉपर्टी बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप 2-3 तरह के क्रॉप लगा रहे हो तो एक ये कहा जाता है, जैसे कि हमने इकोसिस्टम पढ़ा था। ठीक है, इकोसिस्टम में बायोडाइवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये इकोसिस्टम को रेजिलिएंट प्रॉपर्टी देता है कि बहुत सारे डाइवर्सिटी के वैरायटीज के क्रॉप हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो वैरायटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
तो सेम हियर आपका एग्रीकल्चर में भी कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर क्रॉप की भी डाइवर्सिटी है तो वो रेजिलिएंट होते हैं क्लाइमेट चेंज के लिए, ठीक है। अगर आप एक तरह का क्रॉप लगा रहे हो तो फिर वेदर और क्लाइमेट रिलेटेड डेंजर भी इनके ऊपर बना रहता है। नेक्स्ट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड लोकल नॉलेज यूज, कि जो लोकल एरिया है, फॉर एग्जांपल कि कोई प्लेट्यू वाला एरिया है, ठीक है, प्लेट्यू वाला जो एरिया है तो वहाँ की लोकल कम्युनिटी बेटर तरीके से जानती है कि हाउ टू ग्रो द नेटिव प्लांट्स देयर, वहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वहाँ का वेदर पैटर्न, ठीक है, वहाँ के लोकल लोग, लोकल कम्युनिटी, और उनका नॉलेज बहुत ही यूजफुल होता है उस पर्टिकुलर एरिया में एग्रीकल्चर के लिए। तो कोई बाहर का व्यक्ति, ठीक है, कोई आउटसाइडर या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आकर के वहाँ पे अपने हिसाब से एग्रीकल्चर नहीं करा सकता है, ठीक है, उसके लिए उसको लोकल नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी। तो लोकल कम्युनिटी और लोकल पीपल का पार्टिसिपेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उनका नॉलेज, उनका जो एक्सपीरियंस है वो उस पर्टिकुलर प्लेस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है। अब बात आती है सस्टेनेबल टेक्निक्स की। कौन कौन से ऐसे सस्टेनेबल टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हो जो कि आपके रिसोर्स मिनिमाइजेशन में हेल्प करें, कि आपको कम से कम रिसोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले। तो सबसे पहले तो सॉयल मैनेजमेंट, जिसमें आता है मतलब सॉयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना। फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या यूज़ किया जा रहा है? वर्मी कंपोस्टिंग, ग्रीन मैन्योरिंग और मल्चिंग, ये सारे कुछ टेक्निक्स हैं। वर्मी कंपोस्टिंग में अर्थवॉर्म वगैरह का यूज़ करते हैं। ग्रीन मैन्योरिंग में आपका बेसिकली जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उससे मैन्योरिंग करते हैं। मल्चिंग इज़ अ टेक्निक कि जो भी फॉल डाउन हो रहा है, सपोज लीव्स आर गेटिंग फॉलन, तो आपको वो रिमूव नहीं करना है ओवर द टाइम। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वहाँ पे लीफ अगर गिरा हुआ है आपके ग्राउंड सरफेस पे, ये सरफेस है और यहाँ पे लीफ गिरा है, तो वो एक तरह का इकोसिस्टम बनता है जहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करता है, यहाँ पे पर्टिकुलर एक ह्यूमिडिटी मेंटेन होती है, ठीक है, और धीरे धीरे डीकम्पोजिशन का काम चलता रहता है। डीकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंटेंट, जो भी ऑर्गेनिक चीज़ है, तो ये पूरा प्रोसेस हेल्प करता है सॉयल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर मैनेजमेंट टेक्निक्स, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को, रेन वाटर को सेव करना, ड्रिप इरिगेशन, कॉन्टोर बंडिंग, ये सारी टेक्निक्स हैं जिससे वाटर मैनेजमेंट कर सकते हो आप, वाटर रिसोर्सेज को मिनिमाइज कर सकते हो। पेस्ट मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट का प्लान होता है, नीम बेस्ड बायोपेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं कि जो भी आपके कीट मतलब इंसेक्ट्स वगैरह लग रहे हैं क्रॉप पे, उनको ख़त्म करने के लिए, ठीक है। एग्रोफॉरेस्ट्री आपका आता है कि ट्रीज को क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के साथ डाइवर्सिफाई तरीके से लगाना, मतलब पेड़ भी लगा रहा है, सपोज ये आपका फील्ड है, खेत है, खेत में आपने साइड में ट्रीज आपने लगा लिया, ठीक है, उसके बाद एक दो तरह के आपने क्रॉप्स लगा लिए, तो एक डाइवर्सिटी मेंटेन करना है, क्योंकि आपका जो भी एक्सट्रीम सपोज एक्सट्रीम विंड चल रहा है इधर, तो डायरेक्ट क्रॉप को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपके ट्रीज जो होंगे वो गार्ड करेंगे उसको। तो इस तरह का डाइवर्सिफाइड एटमॉस्फेयर टेक्निक यूज़ करना है, एग्रोफॉरेस्ट्री बोलते हैं इस चीज़ को, जहाँ पे ट्रीज और क्रॉप को कंबाइन करते हैं, ठीक है, सो दैट आपके क्रॉप को हार्श सिचुएशन कम फेस करना पड़े, ठीक है। सो ये कुछ सस्टेनेबल टेक्निक्स की प्रैक्टिसेस थी। ओवरऑल फटाफट देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। आज के लेक्चर में हमने ये पढ़ा कि इंडिया में पहले ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर किस तरह से हुआ करता था, कौन कौन से इरिगेशन सिस्टम थे, क्रॉप वैरायटीज़ यूज़ की जाती थी, और सॉयल फर्टिलिटी की क्या क्या टेक्निक पहले के ज़माने में यूज़ करते थे। फिर कॉलोनाइजेशन आया, ब्रिटिशर्स आया, उन्होंने इंडिया को कॉलोनी बनाई, तो वहाँ पे मेजर ड्रॉबैक ज़मींदारी सिस्टम था और कैश क्रॉप का प्रोडक्शन था, ठीक है। फिर तीसरी चीज़, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया तो अचानक से पॉपुलेशन बढ़ा और हमें फूड इनसिक्योरिटी हमारी बढ़ गई, तो उस फूड इनसिक्योरिटी को
कंपनसेट करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन में अलग अलग टेक्निक्स किए गए थे, ठीक है, उनको आपको याद रखना है। और अचीवमेंट भी हुआ। ग्रीन रिवॉल्यूशन का फ़ायदा ये हुआ कि फूड डिफिशिएंट से फूड सरप्लस नेशन बन गया इंडिया, ठीक है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के कुछ इम्पैक्ट्स भी पड़े, कुछ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी पड़े, वो ये सारे हैं। देन फिर कॉन्सेप्ट आया सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर होता क्या है, उसके क्या क्या की पॉइंट्स हैं और कौन कौन सी टेक्निक उसमें यूज़ होती है, ये सारा बात हमने इस लेक्चर में कर लिया है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कौन कौन से की कॉन्सेप्ट हैं और किस किस तरह से एग्रीकल्चर और अलग अलग तरीक़ों से डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा हमारे वीडियोस को, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।